दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित और आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मेरी मौजूदगी है। लता चौक के नाम से इस जगह को, इस स्थल को जाना जाता है। हर बड़ी खबर आज आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भगवान श्री राम के पावन धाम की। आज उस ऐतिहासिक पल की मैं गवाह बनी हूं जो सनातन के 500 वर्षों के तप और संघर्ष के बाद आया है। तो आज खबरों की शुरुआत अयोध्या से ही करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वो पल, वो क्षण कैसा था जब भव्य राम मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहराई। राम यानी आदर, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। सदियों की वेदना आज विराम पा रही। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। धर्म ध्वजा लहराना धर्म का काम था, लेकिन राजनीति करने वालों ने इस पर आज भी चुनावी कर्म कर लिया है। 2027 में जब यूपी में चुनाव होंगे तब राम मंदिर के निर्माण को 3 साल हो चुके होंगे। क्या आज से साल भर बाद भी बीजेपी को राम नाम का लाभ मिलेगा? देश की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समझ कहती है कि विपक्षी दलों के चाल चलन और उनकी वाणी पर भी ये काफी निर्भर करेगा, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आज ही वो जमीन तैयार कर दी है कि बीजेपी 2027 के यूपी चुनाव में भी राम का नाम लेकर चुनावी भवसागर को पार करने की कोशिश करेगी। विपक्षी दलों ने राम नाम पर आज फिर से क्या सेल्फ गोल किया है, देखिए। भव्य और दिव्य शिखर पर धर्म ध्वजा लहराते ही 500 वर्षों का तप पूर्ण हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राम नाम की महिमा के साथ मंदिर संघर्ष का बखान किया, तो इसमें आए विघ्नों और विघ्न संतोषियों की भी याद दिला दी। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है, लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। मोदी ने विघ्न संतोषियों का नाम नहीं लिया, सीधे सीधे रामद्रोही भी नहीं कहा, लेकिन धर्म ध्वजा के लहराने से पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुद राम मंदिर विरोध की चादरें ओढ़कर आ गई। धर्म ध्वजारोहण को मोदी इवेंट बता दिया, मोदी को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बता दिया और तो और धर्म ध्वजा को भी बीजेपी संघ का झंडा बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं पब्लिसिटी का। सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सबसे पहला नहीं होता तो वहाँ के लोकल सांसद को जाना चाहिए था। हो सकता है कि ये सोच रही हो कि वो दलित व्यक्ति है, उसको ना ले जाके जाए साथ। ये दिखावटी भक्त हैं, हम लोग तो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। सवाल है कि ये साधारण बयान है या राम नाम की राजनीति में बीजेपी विरोधियों के सेल्फ गोल हैं। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग ने मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम की छाप दे दी थी। संसार से जाते तक मुलायम सिंह रामद्रोही होने की सियासी छाप छुड़ा नहीं पाए थे। ठीक ऐसे ही
कांग्रेस पर परमानेंट टैग चिपका हुआ है कि भरी अदालत में उसने श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, उन्हें एक काल्पनिक पात्र बताया था। पहले राम मंदिर आंदोलन का विरोध, फिर राम मंदिर के निर्माण का विरोध, फिर मंदिर के उद्घाटन का विरोध और अब धर्म ध्वजा फहराने का विरोध। श्री राम पर राजनीतिक करके क्या विपक्ष खुद मौका नहीं दे रहा कि बीजेपी 27 में भी राम नाम जपे? संभव है मोदी विरोध के श्री राम विरोध में बदलने के खतरे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को दिख गए हों, इसलिए बड़े नेता आज खामोश रहे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस जुबानी नुकसान को भरने का जो तरीका अपनाया वो और भी उल्टा दिखा। अखिलेश ने इटावा में बन रहे श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर को अयोध्या के श्री राम मंदिर की तुलना में रखते हुए तेरा मंदिर मेरा मंदिर की शुरुआत कर दी। खुद को 100% हिंदू बताकर मंदिर विरोधी होने की छाप मिटानी चाहिए। अब तक अयोध्या न जाने और श्री राम के दर्शन न करने पर भी सफाई दी। अखिलेश ने सोशल पोस्ट में बताया कि इटावा का मंदिर पूरा होने के बाद दूसरे मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे, उसमें राम मंदिर भी होगा, ऐसा नहीं लिखा। लेकिन बीजेपी और उसके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरकर आज ही 27 के चुनावी संकेत दे दिए। कहा राम का विरोध इन पार्टियों के मूल चरित्र में पहले भी था, आज भी है। ये सब असुरी मानसिकता वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। जो लोग सिर्फ मस्जिदों और मदरसों को ही आराधना का स्थल समझते थे, ध्वजारोहण के बाद आज श्री केदारेश्वर का स्मरण कर रहे हैं, यही उनमें परिवर्तन का सबसे बड़ा साक्ष्य है। उनके दर्शन न करने जाने से मंदिर की महत्ता कम नहीं होने वाली है। हाँ, वो जरूर पाप के भागी बन रहे हैं, उन्हें पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। 2027 का यूपी चुनाव अभी 1.25 साल दूर है। अब से तब के बीच कई मुद्दे ऊपर नीचे होंगे, लेकिन राम नाम की चुनावी गुंजाइश बनी तो पिक्चर वैसी ही हो सकती है जिसका आपने ये ट्रेलर देखा है। राम रोम रोम में है और राजनीति में भी राम का नाम रहेगा, ये साफ दिखाई देने लगा है। लेकिन हम अब राम मंदिर के उस संकल्प पर आते हैं जिसने आज अपनी सिद्धि प्राप्त कर ली है। विराट मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के साथ आज सदियों पुराना यज्ञ संपन्न हो गया। 500 वर्षों की ये संघर्ष यात्रा कैसी रही, आज आपको इस बात को जरूर याद करना चाहिए। संविधान और धर्म एकाकार हुआ। सनातन का सपना साकार हुआ। वर्षों का संघर्ष रंग लाया। अयोध्या में फिर से धर्म ध्वज लहराया। इस तरह से राम जन्मभूमि पर सनातन धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नूतन मंदिर संपूर्ण हुआ। तो धार्मिक मान्यताओं में अजर अमर सूर्यदेव ने भी अपने वंशज और रघुकुल भूषण राजा रामचंद्र की धर्म पताका को अपनी आभा के आशीर्वाद से रोशन किया। ये क्षण विश्व की सनातन धरा पर आधुनिक भारत की वो अमिट छाप है जो सैकड़ों वर्षों के संघर्ष रूपी यज्ञ की पूर्णाहुति जैसा है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का प्रण कई प्राणों की आहुति और अथक अनवरत प्रयासों से पूरा हुआ है। एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी।
भगवान राम में अटूट आस्था रखने वाली कई पीढ़ियां इस पल का इंतजार करते करते अतीत के पन्नों में सिमट गईं। लेकिन अब जाकर करीब 500 वर्षों के बाद भारत में भगवान राम के मंदिर की आकांक्षा में रत वर्तमान पीढ़ी को इस क्षण का प्रत्यक्षदर्शी बनने का सौभाग्य मिला है। भारत के सनातन मनोबल को तोड़ने के लिए मुगल बाबर के पालतू सेनापति मीर बाकी ने साल 1529 में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। मुगलों का अंत हुआ तो 1885 में मंदिर की मांग में अदालती लड़ाई शुरू हुई, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंजाम तक पहुंची। लेकिन इससे पहले अयोध्या के आंदोलन को जन जन के मन तक पहुंचाने में 1990 की उस रथ यात्रा को कौन भूल सकता है, जिसके रथी बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे। तब नारा लगा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो 2019 के अदालती आदेश के बाद अब जाकर पूरा हुआ। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ, फिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब 25 नवंबर 2025 को मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर ने पूर्णता प्राप्त कर ली है। प्रार्थना कीजिए कि भगवान राम का ये मंदिर राष्ट्र निर्माण का भी मंदिर बने, प्राचीनता और नूतनता का ये संगम यूं ही अविराम रहे। तो देखा आपने, 500 सालों का वो प्रण था, आज पूरा हुआ। संकल्प से सिद्धि की ये यात्रा अपने आप में न जाने कितने संघर्षों से भरी रही और यकीनन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म की ध्वजा लहराई तो उनके मन में ये बात जरूर रही होगी, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाईजू। अब धर्म की ध्वजा से हम बाहर निकलते हैं, लेकर चलते हैं जाति के मैदान पर। आज एक नहीं बल्कि 2 विवाद ऐसे हैं जिनके केंद्र में जाति है। मध्य प्रदेश में एक सीनियर आईएएस अफसर ने आरक्षण की हिमायत करते हुए ऐसा घटिया बयान दिया जिससे बवाल मच गया है। आईएएस अफसर का नाम संतोष वर्मा है, जिन्होंने भरे मंच से कहा कि जब तक उनके बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान में नहीं दे देता और उनसे संबंध नहीं बना लेता, तब तक वो आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे। इस बयान पर विवाद हुआ तो आईएएस ने माफी मांग ली, लेकिन इस आईएएस का दागदार इतिहास होने के बावजूद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। मध्य प्रदेश के आईएएस बाबू संतोष वर्मा को अपने बेटे के लिए ब्राह्मण बहू चाहिए और जब तक नहीं मिलती तब तक आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हमें आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। ब्राह्मणों की बहु बेटियों पर बड़ी ही बेशर्मी से अभद्र टिप्पणी करने वाले आईएएस साहब का मुंह काला करने वालों को हिंदू संगठनों ने 51,000 रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा कर दी है। लेकिन ये महाशय तो जहां जहां तैनात रहे खुद अपना मुंह काला करवाते रहे हैं। आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद 4 महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसा चुके हैं, पत्नी बनाकर संबंध तक बना चुके हैं। ये आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। फर्जी जज के हस्ताक्षर करके पदोन्नति का प्रयास किया। महिला के ऊपर भी इसने विवाहित होते हुए विवाह करने का षड्यंत्र रचा। उस महिला ने इसे चप्पलों से पीटा। ये इसकी मानसिकता है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसी सीपी कार्यालय के सामने परशुराम सेवा संगठन धरना प्रदर्शन करेगा। प्रमोट होकर आईएएस बने संतोष वर्मा इतने बड़े फरेबी हैं कि सिर्फ महिलाओं को नहीं सिस्टम को भी झांसा दे चुके हैं। जब एक लड़की से चक्कर में उन पर एफआईआर हुई तो प्रमोशन लटक गया तो जनाब ने नकली दस्तावेज तैयार करवाए जिसमें दावा किया कि एफआईआर रद्द हो गई है। दोनों पक्षों में समझौते के फर्जी कोर्ट दस्तावेज पर जज के फर्जी साइन भी कर दिए। फर्जी साइन और नकली दस्तावेजों को दिखाकर प्रमोशन भी पा लिया।
लेकिन पोल पट्टी खुली तो IAS संतोष वर्मा को बड़ी ही इज्जत के साथ पुलिस ने घर से उठाया और जेल तक पहुंचाया। ये 2021 की बात है। आप तस्वीरों में देखिए IAS संतोष वर्मा जेल जाते वक्त कैसे मुंह छिपा रहे थे, खुद को कितना पीड़ित दिखा रहे थे, और अब देखिए कैसे मुंह फाड़कर कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि उनके बेटे को या तो ब्राह्मण की बेटी चाहिए या फिर आरक्षण का लाभ। लेकिन जब इतनी बेहुदी इच्छा जताने के बाद जूते खाने की नौबत आई तो अकल ठिकाने आ गई। इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। मेरा कोई भी ऐसा मंशा नहीं थी कि मैं किसी समाज विशेष की बहन बेटियों के बारे में कोई गलत बात। IAS संतोष वर्मा ने कोई गलती नहीं की है, वो रिपीट ऑफेंडर हैं। IAS संतोष वर्मा ने सिर्फ ब्राह्मण समाज और बेटियों का अपमान नहीं किया है, बल्कि हर समाज की बहू बेटियों को अपमानित किया है। और ये उस कुर्सी का भी अपमान है जिस पर संतोष वर्मा अभी तक विराजमान है। अब देखते हैं संतोष बाबू पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार क्या कार्रवाई करती है। जाति से जुड़ा दूसरा विवाद जगत गुरु राम भद्राचार्य के उस बयान से छिड़ा है जो उन्होंने SC/ST एक्ट और आरक्षण पर दिया है। इस बयान के विरोध में विपक्षी दलों के नेता भी शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघ गए। जगत गुरु का वो पूरा संवाद क्या है जिस पर विवाद इतना गहरा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाँ, निश्चित कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वेद में अब अवर्ण सवर्ण की चर्चा नहीं थी, इन नेताओं ने ही प्रारंभ किया है। और मैं तो यही कहूँगा जाति के आधार पर आरक्षण ही नहीं होना चाहिए। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से पूछा गया क्या SC/ST एक्ट को खत्म करना चाहिए। जवाब में उन्होंने न सिर्फ इस कानून को रद्द करने की वकालत की, बल्कि जाति आधारित आरक्षण को भी खत्म करने की पैरवी कर दी। वेद में अब अवर्ण सवर्ण की चर्चा नहीं थी, जाति के आधार पर आरक्षण ही नहीं होना चाहिए। हंगामा मचना लाजमी था, लेकिन अफसोस कि धर्माचार्य की कही बातों के विरोध में शब्दों की लक्ष्मण रेखा भी लांघ दी गई। काना, बहरा, गूंगा, ये सब जो है ना, इन लोगों का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से होगी। आदमी मूर्ख आदमी है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इस आदमी को। इनका इलाज है कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट अगर हो आज के दिन तो राम भद्राचार्य जेल के अंदर रहेगा। चूंकि संतों को भी अपने अपने खेमे में लेने और मान लेने की परंपरा है, ऐसे में राम भद्राचार्य के बयान को बीजेपी ने नई दिशा देने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी को कोई किस धर्म को मानने वाले लोग है पता नहीं, हमको तो कांग्रेस पार्टी को यही पता नहीं चलता है, ये खुलकर न कह सकते हैं हिंदू है, न खुलकर कह सकते हैं मुस्लिम है। राजनीतिक बयानबाजी के बाद अब एक बार फिर से राम भद्राचार्य की ओर लौटते हैं, जिन्हें देश में जगत गुरु की प्रतिष्ठा हासिल है, लेकिन कई बार वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनके जैसे धर्मगुरु से उम्मीद नहीं की जाती। राम भद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी की तुलना मिनी पाकिस्तान से करने के अलावा वृंदावन के संत प्रेमानंद पर सवाल उठाकर भी वो विवादों में आ चुके हैं। अब उन्होंने जाति आधारित आरक्षण और SC/ST एक्ट के विरोध में अपनी राय दी है, लेकिन ये बात हर किसी को याद रखनी चाहिए कि जाति के आधार पर आरक्षण हो या SC/ST एक्ट, दोनों ही संविधान के मुताबिक संसद से पारित कानून है जो सनातन धर्म की तरह संवैधानिक सच है। ये और बात है कि SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल की खबरें भी आती रही हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। जाति के इस जंजाल से बाहर निकलते हैं और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एक मेडिकल कॉलेज में छात्रों की एडमिशन को लेकर सियासत का मजहबी झमेला खड़ा हो गया। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज के 50 मेडिकल स्टूडेंट के बैच में 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, लेकिन इससे हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत क्यों हो गई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस से भिड़ रहे ये लोग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं।
श्राइन बोर्ड का एक एक पैसा जो है वो हिंदू का पैसा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ जो करेगा उसको इसका नतीजा भुगतना। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं की आस्था को चोट इसलिए पहुंची क्योंकि कटरा में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच में 85% सीटें मुस्लिम छात्रों को मिली। नए खुले इस कॉलेज में कुल 50 सीटों में 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के एडमिशन हुए। सिर्फ 8 सीटों पर हिंदू छात्रों का एडमिशन हुआ। इसके विरोध में हिंदू संगठन 5 नवंबर से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके अपने तर्क हैं। कॉलेज को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चलाता है। कॉलेज का फंड हिंदू भक्तों के दान से आता है, इसलिए कॉलेज में सिर्फ हिंदू छात्रों का एडमिशन होना चाहिए। ऐसी हिंदू संगठनों की आस्था है जो अपनी आस्था से खिलवाड़ होने देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये हिंदुओं की चीज है, हिंदुओं का पैसा है, बिल्डिंग हिंदुओं की, पैसा हिंदुओं का, हर चीज हिंदुओं की, तो फिर पैसा हिंदुओं के ऊपर खर्च होना चाहिए। इस श्राइन बोर्ड का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। शुद्ध रूप से हिंदू श्राइन बोर्ड है और हिंदुओं के वहाँ पर नौकरियां भी हिंदुओं को और वहाँ पर जो है बच्चे पढ़ेंगे वो भी हिंदुओं के। हर किसी की आस्था का सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ आस्था के आड़े कानून आ रहा है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें नीट मेरिट लिस्ट के आधार पर एमबीबीएस बैच के लिए दाखिला प्रक्रिया पूरी हुई थी। नियम के मुताबिक ही 85% सीटें जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए आरक्षित थी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने कहा है कि सीटों का अलॉटमेंट पूरी तरह से मेरिट के आधार पर हुआ है, लेकिन इसके विरोध में सड़कों पर उतरे बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें श्राइन बोर्ड के फंड से मुस्लिम छात्रों का पढ़ना गवारा नहीं है। इस मामले में बीजेपी पूरी तरह उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये लाजमी समझा। हम इस बात को आदरणीय उपराज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाए। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से मिला, आम जनमानस की जो प्रतिक्रिया आई है वो उपराज्यपाल महोदय को बताई और उनसे तुरंत इस पे समाधान निकालने की भी गुहार लगाई। हिंदू संगठनों को बीजेपी का नैतिक और वैचारिक समर्थन तो प्राप्त हो गया है, लेकिन ये लड़ाई कानूनी भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था, जिसमें कहा गया है कि एडमिशन सिर्फ मेरिट के आधार पर होंगे, धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन ये मुद्दा हिंदू संगठनों ने अपनी आस्था का सवाल बना लिया है, जिसके आगे वो कोई तर्क, कोई कानून मानने को तैयार नहीं। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए, बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी कल कुछ स्टेटमेंट दी जिनको उस स्टेटमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ना ही वो किसी धार्मिक संगठन के मुखिया हैं, ना ही वो किसी संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए तो श्राइन बोर्ड को सामने आना चाहिए था, जिसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ से फंडेड कॉलेज में 100% हिंदू एडमिशन की जंग लड़ रहे हिंदू संगठनों को पूरा भरोसा है कि जीत तो उन्हीं की होगी। मेरी बात आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से भी हुई, चूंकि यूनियन टेरिटरी है तो गृह मंत्रालय भी देखता है, आदरणीय अमित शाह से भी हुई और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि छात्रों का भी, उनके करियर का भी पूरा ध्यान रखते हुए। और अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर एसआईआर को लेकर राजनीति का पारा हाई है। सीएम ममता बनर्जी ने मतुआ जाति की बड़ी आबादी वाले बनगांव में पैदल मार्च किया। इसके बाद रैली में ममता ने कहा कि वो दिल्ली को हिलाकर रख देंगी। इस रैली के बहाने कैसे ममता ने मतुआ वोटों की सियासत को साधने की है कोशिश, देखिए। कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर बनगांव की ये तस्वीरें हैं। एसआईआर के खिलाफ ममता ने पैदल मार्च किया, सैकड़ों की भीड़ के साथ जुलूस निकाला। एसआईआर रोकने की मांग को लेकर ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से आक्रामक मुद्रा में हैं। आज भी उन्होंने बनगांव से केंद्र सरकार और बीजेपी को ललकारा है। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো।
बनगांव में मार्च करके ममता ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। केंद्र को चुनौती दी है, SIR पर सवाल उठाए हैं। लगे हाथों बीजेपी का वोटर माने जा रहे मतुआ समाज को भी इसी बहाने अपने पाले में लाने की कोशिश की है। ভয় পাবেন না, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইলেক্টেড হয়েছে কোন লিস্টে? 24 লিস্টে। তাহলে সে লিস্ট যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো গভর্নমেন্টও বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত। बनगांव मतुआ बहुल इलाका है। यहाँ रहने वाले बहुत से मतुआ वो हैं जो बंटवारे के बाद बांग्लादेश यानी 1947 के पूर्वी पाकिस्तान से आकर उत्तर और दक्षिण 24 परगना की अलग अलग जगहों पर बसे थे। इनमें से बहुत से लोगों के पास नागरिकता नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि मतुआ समाज SIR को लेकर परेशान है। मतुआ बंगाली हिंदुओं का एक दलित वर्ग है। मतुआ पश्चिम बंगाल के दलित समूह का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में दलित आबादी 23% से ज्यादा है। उस SC आबादी का 17% हिस्सा मतुआ समाज का है। मतुआ वोट पश्चिम बंगाल की करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर खास भूमिका अदा करता है। माना यह जाता है कि करीबन 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतुआ वोट जीत हार में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नरेंद्र मोदी साल 2021 के मार्च महीने में जब बांग्लादेश के दौरे पर गए थे तो वो मतुआ समुदाय के मंदिर में भी गए थे। जाहिर है मतुआ पश्चिम बंगाल में एक बड़ा वोट बैंक है। SIR के बहाने ममता बनर्जी ने उस वोट बैंक पर डोरे डाले हैं। मतुआ समाज के लोगों का वोट नहीं कट रहा है। बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, घुसपैठियों का वोट निश्चित तौर पर SIR में कटेगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया का विरोध कर रही है, रोकने की मांग कर रही है। ममता का आरोप है कि SIR में लगे BLO दबाव में काम कर रही हैं। इसी तरह के दावे के साथ कल कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर राज्य भर के BLO ने प्रदर्शन किया था। ममता की पार्टी की मांग पर चुनाव आयोग ने 28 नवंबर को TMC के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। बंगाल में चुनाव अप्रैल-मई महीने में होने वाले हैं। उससे पहले वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। और अब जनहित में लेकर चलते हैं आपको बिहार। कहा तो तेजस्वी यादव ने सोचा था कि मुख्यमंत्री के बंगले में रहेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। बिहार में भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने के लिए कह दिया है। राबड़ी देवी को अब हार्डिंग रोड पर 39 नंबर का बंगला अलॉट किया गया है। राबड़ी देवी को मिले सर्कुलर रोड वाले बंगले में ही लालू यादव रहते हैं। तेजस्वी भी पूरे परिवार के साथ यहीं रहते हैं। अभी पूरे चुनाव में यही बंगला विपक्ष की सियासत का केंद्र बना हुआ था। यहीं से लालू यादव सिंबल बांटते हुए नजर आ रहे थे। नाराज नेता भी यहीं पर प्रदर्शन कर रहे थे। राबड़ी देवी को यह बंगला 2005 में तब मिला था जब नीतीश को सत्ता मिली थी। इसी घर से लालू परिवार की कई कड़वी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या इसी बंगले से रोती हुई बाहर निकली थी। तेज प्रताप यादव को लालू ने इसी घर से बेदखल किया था और अभी नतीजों के अगले दिन इसी घर से रोती हुई बेटी रोहिणी भी बाहर निकली थी। अच्छी यादों के तौर पर लालू और राबड़ी यहाँ से ये समेटकर कतई नहीं लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि ये उनकी कड़वी यादें हैं। लेकिन अच्छी यादें ज़रूर है जब डिप्टी सीएम इसी घर में रहते हुए तेजस्वी बने। तेजस्वी की पत्नी इसी घर में बहू बनकर आई, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर भी बिहार से ही आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर सम्राट चौधरी ने आज बिहार के गृह मंत्री का चार्ज लिया है। लेकिन कल रात से राज्य के अलग अलग इलाकों में हुई अपराध की घटनाओं ने उन्हें कुर्सी पर बैठने से पहले ही विपक्ष के निशाने पर ला दिया। आरजेडी के हमले लगातार जारी रहे तो सम्राट ने भी कह दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय का पद संभालने से पहले सम्राट चौधरी पूजा पाठ में व्यस्त थे और उसी दौरान आरजेडी के नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उनके खिलाफ बयानों के बाउंसर फेंक रहे थे।
देखिए, हत्या, बलात्कार और लूट की घटना बिहार के नसीब में लिख दी गई है। कानून व्यवस्था की जो पहले हाल थी या चुनाव के दौरान जो हाल थी, जो अब हाल है, उसमें कोई अंतर नहीं है कि सरकार में और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आरजेडी के एक्स हैंडल और तेजस्वी यादव के अकाउंट से कई पोस्ट किए गए। आरोप लगाया गया कि बिहार में अपराधी मस्त हैं, गृह मंत्री मौन हैं। असल में बीते 24 घंटे में अपराध की कुछ घटनाओं ने सरकार और कानून व्यवस्था के दावों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सोमवार की रात राजधानी पटना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाग रहे 2 अपराधियों को भीड़ ने मार डाला। कल ही पटना के लंगर टोली में बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। आरजेडी ने भागलपुर और रोहतास में भी अपराधियों के बुलंद हौसले को लेकर सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर यहाँ तक लिख दिया है कि भाजपाई जंगल राज में अपराधी बने सम्राट। लेकिन गृह मंत्रालय का चार्ज संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि अपराध के खिलाफ नीति 0 टॉलरेंस की होगी। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। बिहार में पहली बार बीजेपी को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला है। अब तक नीतीश इसे संभालते आए हैं। आज सम्राट ने नीतीश मॉडल को ही आगे बढ़ाने की बात कही है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के मंत्री पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें हैं। इसलिए विपक्ष अभी से सवाल उठा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेना के कायदे कानून नहीं मानने वाले एक पूर्व अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अफसर से कहा है कि आप सेना में रहने के लायक ही नहीं हैं। सैमुअल नाम के एसआई अफसर ने ड्यूटी के दौरान धार्मिक परेड में जाने से मना कर दिया था। इसी को लेकर उनके ऊपर यह कार्रवाई हुई। आप सेना में रहने लायक नहीं हैं। ये कड़ी और बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची ने की है। मामला सेना से जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सेना के बर्खास्त अधिकारी की अर्जी खारिज कर दी है। साल 2017 में सैमुअल कमलेसन की सेना में भर्ती हुई थी। जिस रेजिमेंट में सैमुअल कमलेसन की भर्ती हुई थी उसमें मुख्य तौर पर सिख, जाट और राजपूत सिपाही हैं। रेजिमेंट की व्यवस्था के मुताबिक सैमुअल कमलेसन को वहां होने वाली धार्मिक मार्च का नेतृत्व करना था, लेकिन सैमुअल कमलेसन ने कहा कि वो ईसाई हैं और इस परेड में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारा ही बना हुआ है। और इस तरह से सैमुअल कमलेसन ने उस मार्च में हिस्सा नहीं लिया। सेना के कायदे कानून मानने की तमाम कोशिश करवाई गई, लेकिन बात नहीं बनी। साल 2021 में सैमुअल को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद वो हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना का चरित्र धर्मनिरपेक्ष है और वहां अनुशासन सर्वोपरि है। ऐसा कोई व्यक्ति सेना में रहने योग्य नहीं जो व्यक्तिगत आस्था के आधार पर रेजिमेंट के धर्म स्थल में जाने से मना कर दे। सैमुअल ने न सिर्फ अनुशासनहीनता की, बल्कि अपने आचरण से रेजिमेंट के साथियों की भावनाओं को भी चोट पहुंचाई। 12,000 साल बाद इथियोपिया में एक भयानक ज्वालामुखी फटा तो इसका असर दिल्ली के आसमान पर भी देखा गया। कई उड़ानें रद्द हुई और प्रदूषण बढ़ने की चिंता भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल हालात सामान्य है, लेकिन अब खतरा चीन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हेली गुब्बी नाम के दैत्याकार ज्वालामुखी से लगभग पूरी दुनिया ही चिंता में आ गई है। बारह 12,000 साल बाद फूटा ज्वालामुखी, दिल्ली तक पहुंची कांच वाली राख, कई हवाई उड़ानें रद्द। ये डिस्प्ले बोर्ड दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक के बाद एक कई उड़ानें रद्द होने की सूचना दे रहा है। एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। डीजीसीए ने एडवाइजरी जारी कर ऊंचाई वाले इलाके से बचने की सलाह दी है और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन तक रोकने की सलाह दी गई है। दिल्ली से करीब 4,000 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में 12,000 साल बाद
हेली गप्पी नाम के ज्वालामुखी ने विकराल रूप ले लिया और आसमान को पूरी तरह से ढक लिया। हेली गुब्बी ज्वालामुखी 23 नवंबर 2025 को शाम 7 बजे इथियोपिया में फटा और 24 नवंबर 2025 को सुबह 5 बजे यमन, ओमान के आसमान को भी राख से ढक लिया, जिसके बाद भारत के कई राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के कई हिस्सों को भी 24 नवंबर 2025 को रात 11 बजे तक प्रभावित करने लगा। हेली गुब्बी ज्वालामुखी इथियोपिया के अफार इलाके में बड़े धमाके के साथ फूटा था। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें इसके दैत्यकार रूप को दिखा रही हैं और कई सवाल भी उठा रही हैं, जिसका जवाब कुछ यूं है। सवाल, उड़ानों पर असर क्यों पड़ा? जवाब, ज्वालामुखी की राख में बारीक कांच और जली चट्टानों के कण होते हैं जो उड़ानों को बाधित कर सकते हैं। सवाल, सेहत पर ज्वालामुखी की राख का क्या असर होगा? जवाब, हवा की गुणवत्ता पहले से खराब होने की वजह से प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। सवाल, क्या ज्वालामुखी की राख भारत के आसमान में देखा जा सकता है? जवाब, राख जमीन से करीब 25,000 से 45,000 फीट ऊंचाई पर है, इसलिए सीधे देखना मुश्किल है। सवाल, क्या आगे भी खतरा हो सकता है? जवाब, फिलहाल इस राख के गुबार के हवा में उड़ जाने से बड़ा खतरा नहीं है। आपको बता दें कि लाल सागर को पार करते हुए ओमान, यमन, ईरान, भारत और पाकिस्तान जैसे इलाकों तक पहुंच गया है और अब चीन की ओर बढ़ता जा रहा है। रात के अंधेरे में भला कौन हमला करता है? पाकिस्तान अक्सर झूठे आंसू बहाकर ऐसे ही रोता रहा है, लेकिन मुनीर की सेना ने पेशावर में हुए आत्मघाती हमले के बहाने अफगानिस्तान में कई मासूमों को एयर स्ट्राइक कर रात के अंधेरे में मार दिया। अब अफगानिस्तान ने बदला लेने की कसम खाई है तो पाकिस्तान ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। सर, ये भी यहाँ बम ब्लास्ट हुए सामने हेडक्वार्टर में। पाकिस्तान के पेशावर में सुबह सुबह पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर फिदायीन हमला हुआ। एक साथ 2 फिदायीन हमलों में कई पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। ये आतंकवादी 5 से 6 आतंकियों की टुकड़ी में आए थे, जिन्होंने एफसी हेडक्वार्टर के गेट नंबर 1 और पार्किंग को अपना निशाना बनाया। इस हमले के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। आपको याद दिला दें कि इसी तरह का हमला पहले बन्नू और फिर क्वेटा में भी हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान बजाय आतंकियों का सफाया करने के सीधे अफगानिस्तान पर हमला बोल रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई मासूमों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान की हरकत पर अब अफगानिस्तान ने सख्ती दिखाते हुए बदला लेने की चेतावनी दी है। अफगानिस्तान में हुए हमले में 10 में से 9 मासूमों की जान गई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान पिछले महीने अक्टूबर से ही रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 59 मासूम अफगानियों की जान ली थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच तुर्की और कतर की मध्यस्थता में सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन अब तक 3 दौर की बातचीत पूरी तरह असफल हुई है। और अब आपको दिखाते हैं वीडियो ऑफ द डे। ठिठुरने वाली सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज बद्री विशाल के धाम के कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान बद्रीनाथ धाम को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए। सर्दियों के खत्म होने के बाद कपाट फिर से खोले जाएंगे, लेकिन तब तक जोशीमठ में ही भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना होगी। और अब आज का जनहित मंत्र। संकल्प सच्चा हो तो बाधाएं भी झुककर राह बनाती हैं। दृढ़ निश्चय की पुकार ही अंततः लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।